Warning. ये है बदलता हुआ भारत, द स्पिरिचुअल कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, महात्माओं का देश, द फास्टेस्ट मेजर इकोनॉमी एंड द कंट्री ऑफ यंग पॉपुलेशन। और ये है हमारे संकल्प। हाँ, वही लड़का जिसे आपने वीडियो की शुरुआत में अपने कमरे में बैठे कंप्यूटर पर कुछ लिखते हुए देखा था। क्या लिखा था वैसे? PORN, पॉन। हाँ, लग ही रहा था। वैसे हर किसी नौजवान की तरह संकल्प के भी कुछ सपने हैं, जैसे अपने माँ बाप के लिए बड़ा घर, बड़ी गाड़ी, एक बढ़िया सी नौकरी और भी बहुत कुछ। लेकिन संकल्प के सपनों पर पानी तब फिरा जब इन भाई साहब को एक दिन अपने पापा का यूज सेलफोन मिल गया। और फिर क्या था? वही हुआ जो होना था। सेलफोन से इंटरनेट पर छानबीन, इंटरनेट से सोशल मीडिया और एक दिन उसके दोस्त अविश्वास का एक मैसेज, जिसने उसे एक अलग ही दुनिया में पहुंचा दिया। ओ भाई साहब, ये देख क्या भेजा मैंने तुझे, जल्दी कर जल्दी। पॉन की दुनिया, जिसे देखकर संकल्प हैरान भी था और क्यूरियस भी। अब जब भी संकल्प और अविश्वास का मिलना होता तो इन दोनों के बीच हमेशा इन्हीं बातों को लेकर डिस्कशन चलती रहती। एक दिन जब संकल्प का दोस्त उद्देश्य उससे मिलने के लिए आया, तब संकल्प ने उसे अपनी सारी बात बताई। उद्देश्य ने भी उसकी बात को बड़े ध्यान से सुना। अब क्योंकि उद्देश्य उसी की उम्र का था, इसलिए वो भी नहीं जानता था कि ऐसे में उसे क्या करना चाहिए। उसने उसे मोटिवेट किया और समझाया कि उसे अपना सारा ध्यान पॉन से हटाकर अपनी पढ़ाई और अपने सपनों पर लगाना चाहिए। भाई, मैं समझ रहा हूँ तेरी बात। सबसे पहले तो तू ऐसी वेबसाइट पर जाना बंद कर। ये भेजता कौन है तुझे लिंक वगैरह? भाई, या विश्वास तेरा सारा विश्वास खत्म करके मानेगा। तो इन सब चीजों से दिमाग हटा और अपना सारा फोकस अपने गोल्स पर लगा। और या विश्वास से बात करना बंद कर यार। उद्देश्य की बात सुनकर संकल्प को एहसास हुआ कि वो ठीक ही कह रहा है, और इसीलिए उसने अपना मन बनाया कि आज के बाद वो पॉन नहीं देखेगा और अपना सारा ध्यान अपनी पढ़ाई और अपने सपनों पर लगाएगा। OMG, ये देख भाई क्या मिल गया मुझे। इस बार बढ़िया माल है। संकल्प अपनी पूरी कोशिश करता है कि वो अपना सारा ध्यान अपने गोल्स पर लगाए, लेकिन अब उसका मन उसके कंट्रोल से बाहर जा चुका है, जो फिर किसी न किसी चीज से ट्रिगर होता है और इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के लूप में फंस जाता है। और जब तक उसे ये चीज रियलाइज होती है, तब तक वो खुद को पॉन देखने और छोड़ने के ट्रैप में फंसा पाता है। So these guys, they just saw you, frankly, as a money machine. Absolutely. Everyone wanted to make money off me, so they pushed me to do these things. I think it kicks in mostly when I go out in public, because the stares I get, I feel like people can see through my clothes, and it brings me deep shame. Some of my experiences are really humiliating for me. It makes me feel like I lost all right to my privacy, which I did because I'm one Google search away. Yeah. Did you ever go through those experiences where you had to do a scene where it was very aggressive? And it just gets really extreme, like you were saying, abusive. Those images you cannot expunge. You have no right, even though it is deeply personal to you, you have no right to remove them from anybody's view around the world. ये शब्द हैं वन ऑफ द मोस्ट फेमस पॉर्न एक्ट्रेसेस मिया खलीफा और लाना रोड्स के, जहां वो एडल्ट इंडस्ट्री में अपने साथ होने वाले एक्सप्लॉयटेशन, अब्यूज और ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस को शेयर करती नजर आ रही हैं। पता है यहाँ संकल्प और इन पॉर्न एक्ट्रेसेस के बीच में क्या कॉमन बातें हैं? ये सारे ही अपनी जिंदगी से नाखुश हैं, इन सभी के साथ एक्सप्लॉयटेशन किया गया है, और ये सभी अब खुद को एक ऐसे मेंटल डिलेमा में फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं जिससे बाहर आ पाना इनके लिए ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल सा लग रहा है।
Which brings us to the most important question of this video कि अगर पर्दे को देखने वाला और पर्दे पर दिखने वाला दोनों ही मेंटल डिलेमा का शिकार हैं, तो वो कौन सी साइलेंट फोर्स है जिसे इन सब का फायदा मिल रहा है? कैसे संकल्प जैसे लाखों करोड़ों लोग इनके बिछाए जाल में फंस जाते हैं और कैसे ये वेल ऑर्गेनाइज्ड एविल बॉडी इस काम को अंजाम दे रही है? उन्नीसवीं सदी भारत, ये वो समय था जब भारत ब्रिटिश रूल के अंडर था और इसी समय इस देश की रिच हिस्ट्री और डाइवर्स कल्चर को जानने के लिए कई यूरोपियन एक्सप्लोरर यहाँ आए, जहाँ इस सफर में उन्होंने भारत के कई अलग अलग आयामों को बड़े ध्यान से समझा। लेकिन एक चीज जिसने उन्हें और उनकी सोच को खास तौर पर प्रभावित किया वो था कामा सूत्रा एंड ओपन डिपिक्शन ऑफ इरोटिक आर्ट्स। इन एंशिएंट इंडियन साइट्स में इरोटिक आर्ट का ओपन डिपिक्शन उनके लिए नया तो था ही, लेकिन साथ साथ काफी हैरान कर देने वाला भी था। वेस्टर्न वर्ल्ड में तो कामा सूत्रा को लेकर एक नई ही बहस छिड़ गई, जहां कई स्कॉलर्स ने इसे ऑब्सीन या भद्दा बताया तो कईयों ने इसे एक कल्चरल और फिलोसॉफिकल पर्सपेक्टिव से समझने की कोशिश की। और यहीं से मेरे दिमाग में भी एक बहुत ही बुनियादी सवाल उठा कि व्हाट एग्जैक्टली इज पोर्नोग्राफी? पोर्नोग्राफी का ओरिजिन ग्रीक भाषा से आता है। ग्रीक में पॉर्न का मतलब है प्रोस्टिट्यूट और ग्राफी का मतलब है राइटिंग। तो लिटरल सेंस में पोर्नोग्राफी का मतलब हुआ डिपिक्शन ऑफ प्रोस्टिट्यूट्स या फिर राइटिंग अबाउट सेक्सुअल एक्ट्स। पोर्नोग्राफी की जड़ उतनी ही पुरानी है जितना पुराना हमारा समाज है। केव पेंटिंग्स और एंशिएंट स्कल्पचर्स में इरोटिक आर्ट्स का मिलना इसका एक जीता जागता सबूत है। रोम, ग्रीस और भारत जैसे एंशिएंट सिविलाइजेशंस में तो इरोटिक आर्टिफैक्ट्स और सेक्सुअल थीम्स को ओपनली उनके आर्ट और लिटरेचर में डिपिक्ट करना काफी टॉलरेंट माना जाता था, बिकॉज दे वर लेस अबाउट सेक्सुअल अराउजल एंड मोर अबाउट सेक्सुअल इंटिमेसी, एजुकेशन एंड एक्सप्रेशन। लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट और मॉडर्नाइजेशन का प्रभाव बढ़ता गया, वैसे वैसे पोर्नोग्राफी ने भी समय के साथ अपने आप को इवॉल्व किया। पहले के समय में जहां इरोटिक आर्ट और लिटरेचर जैसे कामा सूत्र एक स्पेसिफिक कल्चरल और फिलोसॉफिकल कंटेक्स्ट में समझे जाते थे, वही समय के साथ और नए मीडिया प्लेटफॉर्म्स के आने से ये रिप्रेजेंटेशन बदलने लगा। जहां प्रिंटिंग प्रेस के इन्वेंशन से इरोटिक आर्ट को मास स्केल पर लोगों तक पहुंचाया गया, वहीं फोटोग्राफी और फिल्म के इन्वेंशन ने इस डिपिक्शन को और भी रियल और विविड बनाया। आगे चलकर वीडियो टेप्स, सीडीज, डीवीडीज और फाइनली इंटरनेट ने जो तहलका मचाया वो किसी भी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के आज तक की हिस्ट्री में नहीं देखा गया था। टुडे यू आर जस्ट वन क्लिक अवे फ्रॉम पोर्नोग्राफी। मॉडर्नाइजेशन और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट ने पोर्नोग्राफी को रीडिफाइन किया। जहां पहले ये एक लिमिटेड और नीश आर्ट फॉर्म था, अब ये एक वाइडली कंज्यूम्ड, इजीली एक्सेसिबल और हर समझ के लोगों तक पहुंचने वाला कंटेंट बन गया। और पता है यहाँ सबसे बड़ी आयरनी की बात क्या है? ये वही पश्चिमी सभ्यता है जो किसी समय कामा सूत्रा और इरोटिक आर्ट को ऑब्सीन मानती थी। आज के समय यही सभ्यता मॉडर्न पोर्नोग्राफी को पूरी दुनिया में फैलाने का काम कर रही है। USA यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका पोर्नोग्राफिक कंटेंट का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर और डिस्ट्रीब्यूटर बनकर बैठा है। और ये सब करने के पीछे इनका कोई कल्चरल या फिलोसॉफिकल रीजन नहीं है। रीजन तो सिर्फ एक ही है, अंधा पैसा बनाना। और रिजल्ट ये है कि आज ग्लोबल पॉर्न इंडस्ट्री की वर्थ $97 बिलियन से भी ज्यादा है। और ये इंडस्ट्री हर साल लगभग 13,000 एडल्ट कंटेंट प्रोड्यूस करती है। इन पॉर्न वेबसाइट्स पर हर महीने इतना ज्यादा ट्रैफिक आता है कि वो नेटफ्लिक्स, अमेज़न और ट्विटर पर आने वाले कंबाइंड ट्रैफिक से भी कहीं ज्यादा होता है। और सबसे बड़ी हैरान कर देने वाली बात तो ये है कि इस देश में पोर्नोग्राफिक कंटेंट का सबसे बड़ा ट्रैफिक सोर्स 12 से 17 साल के बच्चे हैं, जिन्हें अपना पहला पोर्नोग्राफिक एक्सपोजर अपने 8 से 11 साल की उम्र में ही मिल जाता है। एक ऐसी उम्र जिसमें उस बच्चे की सोचने समझने की क्षमता ना विकसित हुई हो, उसे अपने सही या गलत का ना पता हो, और जिस स्टेज पर वो सबसे ज्यादा वल्नरेबल हो। जब ऐसी उम्र में उसे पोर्नोग्राफिक एक्सपोजर मिलेगा तो विदाउट एनी डाउट वो अपने बचपन को पहले जैसा तो कभी नहीं देख पाएगा।
और जितना एक्सप्लॉयटेशन यहाँ देखने वाले का किया जा रहा है, उससे ज्यादा और कई ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन का सामना उस इंडस्ट्री में काम करने वाली पॉर्न एक्ट्रेसेस को करना पड़ रहा है, जो अपनी नासमझी, मैनिपुलेशन टैक्टिक्स या ह्यूमन ट्रैफिकिंग के जरिए इस इविल इंडस्ट्री के ट्रैप में फंस जाती हैं। जो एक्ट्रेसेस नासमझी से इस इंडस्ट्री में एंटर करती हैं, उनके लिए इस इंडस्ट्री का ग्लैमर एक नाइटमेयर में तब बदल जाता है जब इन एक्ट्रेसेस को ऐसे एक्ट्स करने के लिए परफॉर्म किया जाता है जिसकी वजह से ये जिंदगी भर के मेंटल ट्रॉमा में फंस जाती हैं। कई केसेस में तो इन परफॉर्मर्स को ड्रग्स और स्टिमुलेंट्स देकर इनकी परफॉर्मेंस को एनहांस करने के लिए कहा जाता है और इनके एक्ट्स को इंटेंशनली वायलेंट बनाया जाता है। और इनका काला चिट्टा यहीं पर खत्म नहीं होता, बल्कि इनकी करतूत और ज्यादा भयानक तब बन जाती है जब इंडस्ट्री का एक हिस्सा चाइल्ड पोर्नोग्राफी और सेक्स ट्रैफिकिंग के जरिए भी इल्लीगली अंधा पैसा बनाता है। 2019 की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग चाइल्ड पोर्नोग्राफी हर साल लगभग $3 बिलियन का रेवेन्यू जनरेट करके देती है। वहीं दूसरी ओर ह्यूमन ट्रैफिकिंग को भी इस इंडस्ट्री से जोड़कर देखा जाता है। एक एस्टिमेशन के अकॉर्डिंग लगभग 48 लाख लोगों को जबरदस्ती सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन के लिए मजबूर किया जाता है और इन्हें धोखे से इस अनएथिकल इंडस्ट्री में धकेल दिया जाता है। Porn and trafficking are inextricably connected. There's really no way to know if someone who's engaging in porn, whether or not they're under third party control, if there is a pimp or a trafficker working behind the scenes, because often that's the case. So a person might show up to a set and maybe seem like they're completely there by choice, but if there is the force, fraud, and coercion going on behind the scenes that brought them to that point, there's no way of really knowing that. Whenever someone is in pornography and they're either a child or they're induced through force, fraud, or coercion, that's sex trafficking. Because obviously pornography is full of commercial sex acts. And the reason that's connected to porn is this. 49% of those people say, I was filmed without my consent while engaging in prostitution. As far as companies that do sort of claim that they get consent or have people saying things into the camera, I mean, frankly, I think that's meaningless if your goal is to avoid exploiting another person, because someone who's consuming that pornography has no way of knowing what happened before or after those videos were made. जैसे जैसे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स बढ़ती जा रही हैं, वैसे वैसे ये इंडस्ट्री भी समय के साथ साथ और ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड, अडेप्टेबल और खुद को इवॉल्व करती जा रही है। पहले एडल्ट कंटेंट देखने के लिए लोगों को एक्स वीडियोस और पॉर्नहब जैसे ट्रेडिशनल वेबसाइट पर जाकर अपनी पसंद की कैटेगरी सिलेक्ट करनी पड़ती थी, लेकिन ओनली फैंस और मैनीविड जैसे नए प्लेटफॉर्म ने इस इंडस्ट्री को एक और नया डायमेंशन दिया है। ये नए प्लेटफॉर्म सिर्फ कंटेंट देखने तक सीमित नहीं है, बल्कि ये व्यूअर्स को एक पर्सनलाइज्ड एक्सपीरियंस भी देता है। आज यूजर्स अपने फेवरेट क्रिएटर के साथ डायरेक्ट एंगेजमेंट कर सकते हैं और अपनी स्पेसिफिक प्रेफरेंस के मुताबिक कस्टमाइज कंटेंट की डिमांड भी कर सकते हैं, जो इसे और ज़्यादा एडिक्टिव बनाती है। और सिर्फ इतना ही नहीं, अब वर्चुअल रियलिटी और ऑगमेंटेड रियलिटी जैसी टेक्नोलॉजीज भी इस फील्ड में एंटर कर चुकी हैं। आपको वो सवाल तो याद ही होगा जो मैंने इस चैप्टर की शुरुआत में उठाया था। यहाँ अब एक बात तो साफ है, मॉडर्न पोर्नोग्राफी ने सिर्फ देखने वाले को नहीं, बल्कि पर्दे पर दिखने वाले को भी अपना शिकार बनाया हुआ है और दोनों तरफ के लोग एक ही जाल में फंसे हुए हैं और इस जाल का मालिक और कोई नहीं बल्कि इविल कैपिटलिस्ट हैं। और पॉर्न इंडस्ट्री इस इविल कैपिटलिज्म का एक परफेक्ट एग्जाम्पल। इनके लिए एडिक्टिव एडल्ट कंटेंट उनका प्रोडक्ट है और आप लोग इनके प्रोडक्ट को कंज्यूम करने वाले बेहोश कंज्यूमर। ये इविल साइलेंट फोर्स मार्केट डिमांड को क्रिएट और समझने के लिए डेटा एनालिटिक्स, एल्गोरिदम्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे एडवांस टेक्नोलॉजी को यूज करते हैं, जिससे पर्सनलाइज कंटेंट क्रिएट किया जा सके। ये सब इसलिए होता है ताकि लोग लगातार कंटेंट बेहोशी के साथ कंज्यूम करते रहे और ये कैपिटलिस्ट अंधा पैसा छाप सके। इंटरनेट पर मौजूद अश्लील वीडियोस को लेकर हमारे देश में कोई ठोस कानून और दिशा निर्देश नहीं है और पॉर्न वीडियोस बलात्कार के मामलों में अब एक बहुत बड़ी वजह बनते जा रहे हैं। इसलिए आज बड़ा सवाल यह है कि हमारे देश में बलात्कारों के पीछे क्या पॉर्न वीडियोस का एक बहुत बड़ा हाथ हो सकता है, क्योंकि अब बड़ी संख्या में लोग इन पॉर्न वीडियोस को देख रहे हैं। आपने शाहरुख खान का ये डायलॉग जरूर सुना होगा। कहते हैं अगर किसी चीज को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। अब हो सकता है आप में से कई लोग ये सोच रहे हो कि इस डायलॉग का हमारे टॉपिक से क्या लेना देना है और बहुत ज्यादा लेना देना है। कुछ इसी तरह इंटरनेट और सोशल मीडिया की दुनिया भी
आपको डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एडल्ट कंटेंट की तरफ धकेलती है। और ऐसा ही कुछ संकल्प के साथ भी होता है, जब वो पॉर्न को छोड़ने की कोशिश करता है। तब यही सोशल मीडिया के एडवांस एल्गोरिदम उसकी वल्नरेबिलिटी का फायदा उठाते हैं, जिसकी वजह से उसका ब्रेन ट्रिगर्ड होता है और वो पॉर्न देखने या ना देखने के लूप में फंस जाता है। इंटरनेट और सोशल मीडिया एल्गोरिदम्स काफ़ी हद तक यूजर्स को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली पॉर्न कंटेंट देखने के लिए ट्रिगर करते हैं। ये एल्गोरिदम्स इस तरह से डिज़ाइन किए जाते हैं कि ये यूजर्स के इंटरेस्ट और बिहेवियर को ट्रैक करते हैं और उन्हें ऐसे कंटेंट के साथ एंगेज करवाते हैं जो उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा टाइम तक इंटरनेट प्लेटफॉर्म पर बनाए रखे। और इतना ही नहीं, इस टॉपिक पर रिसर्च करते वक्त मैंने नोटिस किया कि इस टॉपिक पर रिसर्च करने के बाद से ही मुझे सॉफ्ट पॉर्न एप्लीकेशन के इंटरनेट पर टारगेटेड एड्स दिखाए जाने लगे, विच ब्रॉट मी टू अ वेरी क्रिटिकल क्वेश्चन कि कल को कोई इंसान अगर पोर्नोग्राफी को छोड़ने की कोशिश भी करता है, क्या तब भी इसी तरह से ये एल्गोरिदम्स इनडायरेक्टली उस इंसान को इस ट्रैप में बांधे रखेंगे? साल 2017 में मुंबई की रहने वाली एक 27 साल की औरत ने सुप्रीम कोर्ट में अपने पति के पॉर्न एडिक्ट होने की वजह से डाइवोर्स फाइल किया, जहां उसने बताया कैसे उसके पति के पॉर्न एडिक्शन की वजह से उन दोनों के बीच पहले जैसा संबंध नहीं रहा। पॉर्न एडिक्शन की वजह से उसका पति ना ही सिर्फ परवर्टेड हो गया, बल्कि उसे उसकी पत्नी को देखने का तरीका पूरी तरह से बदल गया। इस एडिक्शन ने ना ही उसका बिहेवियर अब नॉर्मल बना दिया, बल्कि साथ ही साथ उसके अंदर एनिमल इंस्टिंक्ट भी पैदा कर दिया। और ऐसा ही इंस्टिंक्ट कोलकाता रेप केस में पकड़े गए आरोपी के अंदर भी देखा गया। कई स्टडीज तो ये भी सजेस्ट करती है कि एडल्ट कंटेंट के रेगुलर कंजम्पशन से ब्रेन स्ट्रक्चर और उसके फंक्शन में ड्रास्टिक चेंजेस आते हैं, जो उस इंसान के ध्यान लगाने की शक्ति, डिसीजन मेकिंग और इम्पल्स कंट्रोल को नेगेटिवली इम्पैक्ट करती है। The brain is a fascinating machine, really. In terms of brain plasticity, everything that we do each and every day shapes our brain. We call it neuroplastic. Just as plastic is changeable and malleable, we can change the shape of the brain. And I actually did a study recently on this. So we put people in the scanner and we looked at their brain structure and associated this brain structure with the amount of pornography they consume. So basically we found in our study that the gray matter in the reward center is generally smaller in those people who watch more porn. और सिर्फ यही नहीं, बल्कि एक्सेसिव पॉर्न कंजम्पशन और कुछ सेक्सुअल प्रॉब्लम जैसे इरेक्टाइल डिसफंक्शन और सेक्सुअल सेटिस्फैक्शन में कमी आने के बीच एक कनेक्शन बताया गया है, जिसे पॉर्न इंड्यूस्ड इरेक्टाइल डिसफंक्शन कहते हैं। अमेरिका जैसे देश में ही 56% डाइवोर्स केस फाइल होने के पीछे पोर्नोग्राफी का ऑब्सेसिव इंटरेस्ट होना एक मेजर रीजन रहा है। ग्लोबल इंटरनेट पर आने वाला 1/3 ट्रैफिक सोर्स सिर्फ पॉर्न रिलेटेड कंटेंट को ही देखने आता है। आज अकेले भारत जैसे देश में ही, जहां नौकरियों के लिए मारामारी रहती है, लोग सड़कों पर उतर आते हैं, वहां पिछले 6 महीनों में गूगल पर पॉर्न वीडियोस को सर्च करने का एवरेज इंटरेस्ट जहां 84% रहा है, वहीं जॉब्स यानी कि नौकरियों को सर्च करने का एवरेज इंटरेस्ट सिर्फ और सिर्फ 16% रहा है। हमारे देश का यूथ पॉर्न हब वेबसाइट पर ऑन एन एवरेज 8 मिनट 22 सेकंड तक ऑनलाइन रहता है, और असम में तो ये एवरेज लगभग 10 मिनट का है। आज इंटरनेट, सोशल मीडिया और OTT प्लेटफॉर्म ही नहीं, बल्कि ट्रेडिशनल मीडिया ने भी ऑब्ससेनिटी को बॉइलिंग फ्रॉग स्ट्रेटजी के तहत इतना ज़्यादा नॉर्मलाइज कर दिया है कि अनवांटेड एडल्ट सीन एक्सपोजर लोगों के बीच एक आम बात बन गई है। आज पोर्नोग्राफी एक ग्लोबल पैंडेमिक बनते जा रहा है। भले ही ये पैंडेमिक कोविड जैसा कोई वायरस या बैक्टीरिया ना हो, लेकिन ये एक ऐसा साइलेंट एपिडेमिक है जिसका सबसे बड़ा शिकार आज का यूथ बन रहा है। लेकिन सब कुछ जानने और समझने के बाद भी क्यों हमारा यूथ इसकी तरफ खींचे चले जाने से खुद को रोक नहीं पा रहा, और क्यों आज का नौजवान पॉर्न देखने या छोड़ने के लूप में बुरी तरह फंसा हुआ है। ये है हमारा दिमाग, एक ऐसा कॉम्प्लेक्स ऑर्गन जो कई सारी न्यूरोट्रांसमीटर्स और न्यूरल पाथवे से बना हुआ है, और यहाँ न्यूरॉन जो कि एक नेटवर्क की तरह इंटरकनेक्टेड होते हैं, ब्रेन के अंदर एक छोर से दूसरे छोर तक सिग्नल भेजने और रिसीव करने का काम करते हैं। न्यूरॉन्स जो कि दिमाग के प्राइमरी सेल्स हैं, एक दूसरे के साथ साइनेप्सिस के थ्रू कम्युनिकेट करते हैं। साइनेप्स हर न्यूरॉन के एंड का गैप होता है, जो एक न्यूरॉन को दूसरे न्यूरॉन तक सिग्नल पहुंचाने या रिसीव करने का काम करता है, और ये कम्युनिकेशन इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस और न्यूरोट्रांसमीटर के जरिए होता है। और इसी दिमाग में एक रिवॉर्ड सिस्टम होता है जो प्राइमरीली लिम्बिक सिस्टम के अंदर लोकेटेड होता है, और यही लिम्बिक सिस्टम मिलकर
ब्रेन का वो हिस्सा बनाता है जो इमोशन, मोटिवेशन, रिवॉर्ड और मेमोरी जैसे सर्वाइवल इंस्टिंक्ट को कंट्रोल करता है, और फील गुड न्यूरॉन जैसे डोपामिन, सेरोटोनिन, एंडोर्फिन, ऑक्सीटोसिन, कॉर्टिसोल और एड्रेनलिन जैसे हार्मोन्स को रिलीज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ये हार्मोन्स वो केमिकल्स हैं जो हमें खुशी, सुकून और सेटिस्फैक्शन का एहसास करवाते हैं, और यहीं दिमाग के इसी हिस्से में पोर्नोग्राफी से मिलने वाला असली खेल चलता है। ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि आज इन एक्सप्लिसिट कंटेंट ने टेक्नोलॉजी के जरिए हमारे रिवॉर्ड सिस्टम को बुरी तरह एक्सप्लॉइट किया है, और ये एक आर्टिफिशियल जरिया बन गया है जो हमारे दिमाग को किसी नेचुरल एक्टिविटी से मिलने वाले डोपामिन से कहीं ज्यादा और फास्ट रिवॉर्ड करता है। और ये रश इतना पावरफुल होता है कि आपका दिमाग इस प्लेजर के लिए रीवायर्ड होने लगता है। सेल्फ ग्रेटिफिकेशन के वक्त भले ही फील गुड नेचुरल एक्टिविटी से मिलने वाले ग्रेटिफिकेशन से ज्यादा हो, लेकिन पोस्ट ग्रेटिफिकेशन ये बेस लाइन से भी नीचे चला जाता है, जिसकी वजह से गिल्ट, मूड स्विंग्स और आपको लो एनर्जी फील होने लगती है, और इसी वजह से आपके अंदर क्रेविंग धीरे धीरे और बढ़ने लगती है। एक्सेसिव पॉर्न एक्सपोजर ब्रेन के रिवॉर्ड सिस्टम को ओवर स्टिमुलेट कर देता है, जिससे डिसेंसिटाइजेशन, टॉलरेंस, स्ट्रक्चरल चेंजेस और नेचुरल रिवॉर्ड सिस्टम में इम्बैलेंस क्रिएट होने लगता है। ये चेंजेस नॉर्मल एक्टिविटी से प्लेजर मिलने में मुश्किल पैदा कर देते हैं, कंपल्सिव बिहेवियर बढ़ाते हैं और मेंटल, बायोलॉजिकल और सोशल इश्यूज का रिस्क बढ़ा देते हैं, जिससे एडिक्शन का साइकिल और मजबूत होता है। पॉर्न इंडस्ट्री ये अच्छे से जानती है कि कंटेंट जितना ज्यादा वायलेंट होगा उतना ज्यादा डोपामिन आपके दिमाग में पीक पर पहुंचेगा, जो कि नेचुरल प्रोसेस के अगेंस्ट जाता है और हमारे एवोल्यूशनरी इंस्टिंक्ट को बाईपास करता है, और इवेंचुअली इस डोपामिन ट्रैप से बाहर निकलना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाता है। भले ही हमारा देश एक डेमोक्रेसी क्यों ना हो, जहां लोगों के पास कुछ भी देखने या ना देखने की आजादी हो, लेकिन क्या हमारा समाज इतना विकसित है कि वो रियल और रील में अंतर रख पाने की समझ रखता हो? जिस समाज में सेक्स एजुकेशन आज भी एक टैबू की तरह देखा जाता है, ऐसे समाज में क्या पोर्नोग्राफिक एक्सपोजर, निर्भया, बदलापुर और कोलकाता जैसे भयानक कृत्यों को अंजाम देने वाले इन एंटी सोशल एलिमेंट्स को जन्म नहीं देता रहेगा? क्या ये डोमेस्टिक वायलेंस की वजह नहीं बनता रहेगा? या फिर हमारा यूथ इन इविल कैपिटलिस्ट का शिकार नहीं बनता रहेगा? और यही बातें इसे सिर्फ यूथ डिलेमा तक सीमित नहीं रखती, बल्कि इसे एक सोशल डिलेमा का रूप भी दे देती है, जिसका निवारण करना बहुत बहुत जरूरी है।